देश में घटित हुई। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई। 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेके प्रतिरोध है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है मान्यवर। अगर आप कारगिल के युद्ध को देखें और उसके पहले भी जो सेना के अधिकारियों से आप बात करेंगे, 5 साल तक जब कोई फील्ड में काम कर लेता है जवान, उसके बाद युद्ध के स्थिति में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको आगे किया जाता है। इसलिए मान्यवर, ये अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश है। उस पर भी पुनर्विचार आपको करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। ये किसके लिए मान्यवर? आपने कहा, चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना, तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर। 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूं, रोड से भी सफर किया हूं, इतना सफर किया हूं कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो एक गाथा लिखी जा सकती है। उस ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है मान्यवर। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं। एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर। क्योंकि बार बार जब एनटीए एग्जाम करा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मान्यवर, जो यहाँ पे कई वक्ताओं ने पहले भी कही, आप किस भावना से काम कर रहे हैं? किस भावना से आप काम कर रहे हैं? इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में बहुत बड़ी ताकत उनको दी गई है। लेकिन जब वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं, आप उनकी मांग सुनते नहीं। जब वो विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करते हैं, उसमें 1-1, 2-2 पोस्ट निकाल के आप आरक्षण की व्यवस्था वहां पे खत्म करते हैं। जब वो अपने साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा करते हैं, आप उस पर भी रोक लगाते हैं। मान्यवर, अमृत काल के अंदर ये सवाल तो आपसे बनता है, ये पूछना तो आपसे बनता है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? जब उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति मान्यवर, ये रवैया ठीक नहीं है। इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपना मानिए। इस चुनाव ने एक संदेश आपको ये भी दिया है कि हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान भी नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। पूरी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके मिलकर रहना चाहते हैं। संविधान को अपने आगे रखकर मजबूती से उसके साथ चलना चाहते हैं मानव। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है,
ये देश सबका है मान्यवर। इस भावना से आप देश को आगे लेके चलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए। पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ। और हिंदू धर्म कितना विराट धर्म, कितना विशाल धर्म है। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है मान्यवर, कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में बंटवारा हो, प्राणियों को आपस में बांटा जाए। कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नारायण, ठीक है नाम नहीं लेता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन पूरे देश में जब हम लोग निगाह उठाते हैं तब मुझे उनके नारे का मतलब समझ में, वो नारा ये है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी। अच्छी बात है, कीजिए, तरक्की करेंगे आप लोग। और यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। और प्रभु श्री राम के लिए हमारे एक बहुत पुराने कवि हैं यमुना प्रसाद उपाध्याय जी, उन्होंने लाइन लिखी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। आज सरयू का पानी उबाल मार रहा है। महोदया, जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन ये चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा महोदया। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर, भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं। और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान्यवर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर, दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा और ये फैसले में दर्ज है मान्यवर कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। ये मैं इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये कि कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक है मान्यवर। आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर। बोलिए क्या चाहिए। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मान्यवर, वो मामला हाई कोर्ट से स्टे हो गया। मैं मानता हूं, मैं अगली बात यही कहने जा रहा था, लेकिन वो स्टे किन परिस्थितियों में हुआ मान्यवर? बगैर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के भारत न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे हुआ है संजय मान्यवर हाई कोर्ट से।
ऑर्डर की कॉपी नहीं थी मान्यवर, सुनिए और स्टे कर दिया गया। सुनिए, विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं मान्यवर। बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, और बिहार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। अब क्या करना चाहते हैं? मैंने अटल जी का भाषण सुना मान्यवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती, बड़े मन से राजनीति होती, बड़े मन की राजनीति करना सीख। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना। आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश हो। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते। मान्यवर, ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदया,